फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल एयर सिविल। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कानिज मेथड। कानिज मेथड में हमें एक बीम दिया हुआ है जिसके दोनों एंड फिक्स है और उसको अब मैंने नेमिंग कैसे दिया कि ए, बी, सी और डी। तो बीम ए और डी पे हमें 3 स्पैन दिए हुए हैं। पहला स्पैन जो है वो है ए बी, दूसरा बी सी और तीसरा सी डी। स्पैन ए बी जो है उसमें सेंटर पॉइंट लोड एक्ट हुआ है 30 किलो न्यूटन का, और स्पैन बीसी जो है उस पर यूडीएल एक्ट हुआ है 15 किलो न्यूटन का, और एक पॉइंट लोड भी है 20 किलो न्यूटन का। 20 किलो न्यूटन का जो हमारा पॉइंट लोड है वो बी से राइट की तरफ 4 मीटर के डिस्टेंस पे एक्ट हुआ है, और स्पैन सीडी जो है उस पर भी सेंटर पॉइंट लोड एक्ट हुआ है जो कि है 60 किलो न्यूटन का। और हमारी जो अभी अगली स्टेप आएंगी यानी फर्स्ट स्टेप वो होंगी कैलकुलेशंस ऑफ फिक्स्ड मूवमेंट। तो कैलकुलेशंस ऑफ फिक्स्ड मूवमेंट में हमारा क्या रहेगा कि स्पैन ए बी के लिए अपन फिक्स्ड मूवमेंट निकालेंगे, फिर बी सी के लिए और फिर सी डी के लिए। तो सबसे पहले स्पैन ए बी के लिए निकालते हैं। तो मूवमेंट एट ए बी, देखो गाइस, अब सबसे पहले तो अगर मूवमेंट हमारा राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा होगा तो वो नेगेटिव होगा, और लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट ए बी, तो उसके लिए माइनस WL/8, WL/8 फॉर्मूला है जो कि सेंटर पॉइंट लोड जब एक्ट होता है तो उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, और जब यूडीएल होगा तो WL² 12 अपन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला पुट किया, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला उसकी वैल्यूज पुट की। W हमें 30 किलो न्यूटन दिया हुआ है, अपनी जो लेंथ है वो है 2 + 2 4 मीटर दी हुई है, और 8 अपने एडिटर्स पुट किया। तो हमारे पहला आंसर जो आया है वो है -15 किलो न्यूटन मीटर, और सेम फॉर्मूला अपन पुट करेंगे लेकिन पॉजिटिव स्टेट में। तो यहाँ पे WL/8 है, 30 × 4 / 8, आंसर हमारा वही आया, लेकिन एक -15 है और एक +15 है। अब स्पैन BC के लिए अपन देखते हैं। स्पैन BC में -WL² 12, ये फॉर्मूला हमारा हो गया यूडीएल का। लेकिन अब यहाँ पे हमें एक पॉइंट लोड भी दिया हुआ है जो कि B से 4 मीटर डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे 4 हमारा A हो जाएगा और B होगा 2। तो यहाँ पे भी एक, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, तो यहाँ पे भी एक हमारा जो फॉर्मूला है वो नया फॉर्मूला लगेगा जो कि है WAB² L²। तो ये फॉर्मूला हमें लगाना पड़ेगा सिर्फ पॉइंट लोड के लिए। तो पहले यूडीएल का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा लेंगे WL² 12, बाद में WAB² 12। अब लोड यहाँ से यहाँ पे जा रहा है B to C, तो उसके लिए B² होगा, मतलब पॉइंट लोड के लोड यहाँ से जा रहा है तो पॉइंट लोड के अपोजिट वाला साइन जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया -53.88 किलो न्यूटन। और सेम फॉर्मूला लेकिन पॉजिटिव कन्वर्जन में अपन यहाँ पे लिखेंगे WL² 12 प्लस, और यहाँ पे ये वाला साइड अपन स्क्वायर करेंगे। पहले अपन ने पॉइंट लोड के ये वाला साइड स्क्वायर किया था, फिर अब हम ये वाला साइड स्क्वायर करेंगे। WA² B / L²। तो यहाँ पे 15 किलो न्यूटन की वैल्यू अपन ने पुट की। W हमारे यूडीएल के लिए ये है 6² / 12, ये हमारा यूडीएल का फॉर्मूला हो गया, प्लस 20 यहाँ का जो हमें पॉइंट लोड दिया हुआ है वो हमने पुट किया, फिर 4² × 2 / 6²। तो हमारा यहाँ पे आंसर जो आया है वो है 62.78 किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा हो गया स्पैन ए बी के लिए ये वाला, स्पैन बी सी के लिए ये वाला। अब हम देखते हैं स्पैन सी डी के लिए। तो स्पैन सी डी के लिए भी सेम फॉर्मूला है जो अपन ने स्पैन ए बी के लिए लगाया था, -WL/8। तो यहाँ पे मूवमेंट एट सी डी -WL/8, 60 × 4 / 8। यहाँ पे हमें 60 किलो न्यूटन का लोड दिया हुआ है, सेंटर पॉइंट लोड है, वही हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसका आंसर जो हमारा है वो है -30 किलो न्यूटन मीटर।
सेम फॉर्मूला नीचे पुट करेंगे, सेम वैल्यूज रहेंगे, सिर्फ साइन कन्वर्जन चेंज रहेगा। 30 किलोमीटर हमारा आंसर यहाँ पे आया है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमें फिक्स्ड एंड मोमेंट्स निकाला है। अब हमारी थर्ड स्टेप जो है वो है कैलकुलेशन ऑफ रोटेशन फैक्टर। तो रोटेशन फैक्टर का हमें एक फॉर्मूला दिया गया है जो कि है -1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट स्टिफनेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पैन डिवाइडेड बाय ओवरऑल स्पैन। मतलब किसी स्पैन का एक पर्टिकुलर स्टिफनेस जो होता है वो डिवाइडेड बाय 2-3 स्पैन का मिला के जो स्टिफनेस बनता है उसका डिविडेशन में अपन उनको मल्टीप्लाई करते हैं, किससे? -1/2 से। तो हमें आता है, हमें रोटेशन फैक्टर मिल जाता है। तो देखते हैं कैसे बनाएं। तो अब रोटेशन फैक्टर के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, जो कि पहला पॉइंट हमारा होता है जॉइंट, दूसरा मेंबर, तीसरा रिलेटिव स्टिफनेस, चौथा टोटल रिलेटिव स्टिफनेस और बाद में रोटेशन फैक्टर। तो अब जॉइंट हमें यहाँ पे क्या है? ये बीम है, यहाँ पे जॉइंट कौन सा है? बी जॉइंट है और सी जॉइंट है। तो यहाँ पे जॉइंट बी हम लिखेंगे सबसे पहले। तो जॉइंट बी का जो है वो बी ए और बी सी ये दो भाग हो गए, बी ए और बी सी ये दो भाग हो गए। तो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला लगेगा 4EI/L। 4EI/L मतलब क्या होगा? इक्वल्स टू 4EI/L। तो L हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है? L यानी 2 + 2 4 हो गया। तो 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या? सिर्फ EI। ये हो गया BA के लिए। अब BC के लिए, अब BC के लिए हमें 4EI 2I डिवाइडेड बाई L दिया है। तो यहाँ पे हमें देखना होगा कि हमें I की वैल्यू क्या दी है। स्पैन में पहला स्पैन जो है उसमें हमें I की वैल्यू सिर्फ I दी थी, लेकिन यहाँ पे 2I दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम 4E 2I डिवाइडेड बाई L, तो इसका हमारे सॉल्व करके क्या आया? 8EI डिवाइडेड बाई 6। उसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3EI हमारा यही आंसर आएगा। तो ये हो गया हमारा रिलेटिव स्टिफनेस जॉइंट बी के लिए। टोटल रिलेटिव स्टिफनेस निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? EI जो रिलेटिव स्टिफनेस का जो पहला है BA, रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ BA प्लस रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ BC, EI प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3EI, EI प्लस 4 डिवाइडेड बाई 3EI। तो हमारी इसकी वैल्यू आई 2.33 EI। तो अब इसी का हमें रोटेशन फैक्टर निकालना है। तो रोटेशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या था? हाफ डिवाइडेड बाय स्टिफनेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पैन डिवाइडेड बाय ओवरऑल स्टिफनेस। तो यहाँ पे हाफ स्टिफनेस ऑफ अ पर्टिकुलर स्पैन, तो स्पैन ए बी का स्टिफनेस क्या था जो हमने निकाला है? EI था। तो EI लिखेंगे और टोटल ओवरऑल स्टिफनेस यानी टोटल रिलेटिव स्टिफनेस जो हमने निकाला है 2.33 EI। तो हाफ डिवाइडेड बाय हाफ माइनस हाफ मल्टीप्लाइड बाय EI डिवाइडेड बाय 2.33 EI। तो हमारा उसका आंसर आया -0.214। और सेम प्रोसीजर हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे हमें 4 डिवाइड बाई 3 EI आया है, तो -1 डिवाइडेड बाई 2 अंडर ब्रैकेट 4 डिवाइड बाई 3 EI डिवाइडेड बाय 2.33 EI। EI कैंसिल हो जाएगा, इसका आंसर हमें आया -0.138। अब यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि EI यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आता है 1। तो 1 डिवाइडेड बाई 2.33 अगर अपन ने किया तो उसका आंसर हमारा आएगा -0.214। तो ये हमारा हो गया जॉइंट बी के लिए। अब हम देखेंगे जॉइंट सी के लिए। तो जॉइंट सी के लिए जो है वो, अब देखिए जॉइंट बी के लिए हमने यहाँ पे देख लिया। अब जॉइंट सी, तो जॉइंट सी पे क्या आ गया? CB और CD। तो यहाँ पे CB और CD। CB का क्या है? CB हमें 2I दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे 4E इंटू 2I डिवाइडेड बाई L। तो L हमें क्या दिया हुआ है? यहाँ पे L 6 मीटर दिया हुआ है, 4 + 2 6। तो 8 डिवाइडेड बाई 6 8 EI डिवाइडेड बाई 6। तो उसका अपन फर्दर सॉल्व करेंगे तो 4 डिवाइडेड बाई 3 EI आएगा। और अब स्पैन CD के लिए देखते हैं।
4EI डिवाइडेड बाई L, 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा EI, तो EI टोटल रिलेटिव स्टिफनेस के लिए 4 डिवाइड बाई 3EI प्लस EI 2.33 EI, जैसे अपन ने पहले निकाला था जॉइंट बी के लिए। अब रोटेशन फैक्टर हमें निकालना है, तो सेम फॉर्मूला जैसे मैंने आपको पहले बताया था, हाफ माइनस हाफ अंडर ब्रैकेट मध्ये 4 डिवाइडेड बाय 3EI डिवाइडेड बाय 2.33 EI, EI कैंसिल हो जाएगा, तो इसका आंसर हमारा आया -0.286। और ये हाफ ऑफ स्पैन CD के लिए -1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट में EI डिवाइडेड बाय 2.33 EI ब्रैकेट क्लोज, उसका आंसर हमारा आया -0.214। तो ये हमारा हो गया स्पैन बी और स्पैन सी के लिए रोटेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाला है। अब हमारी थर्ड स्टेप जो है वो है रिजल्टल मोमेंट एट ईच पॉइंट, ईच जॉइंट। तो हमें जॉइंट दिया हुआ है, एक तो बी जॉइंट दिया हुआ है और एक सी जॉइंट दिया हुआ है। तो उसके लिए अब आप बोलेंगे कि ये क्या निकला है, तो आपको काइनेज मेथड में ये निकालना ही पड़ेगा। ये ऐसे ब्लॉक निकालना है। सबसे पहले तो देखिए गाइस, ये हमें एक स्पैन दिया हुआ है, फिक्स्ड है, फिक्स किए हुए है। जॉइंट बी के हमने एक बॉक्स निकाला है और जॉइंट सी के लिए एक बॉक्स निकाला है। जॉइंट बी में हमें क्या है, मूवमेंट एट जॉइंट जो है, पहले हमने यहाँ पे रोटेशन फैक्टर्स लिखे हैं, रोटेशन फैक्टर्स -0. अब जॉइंट बी के लिए हमने यहाँ पे रोटेशन फैक्टर्स निकाले थे। जॉइंट बी के लिए बी ए मतलब कौन सी साइड हो गई, बी ए, यानी ये साइड। इसका हमें क्या मिला है, -0.214। तो -0.214 हमने यहाँ पे लिखा। और अब यहाँ पे जो लिखना है वो बी सी के लिए लिखना है, बी सी, जॉइंट बी के लिए बी सी, तो उसका -0.286 लिखा है, तो -0.286 यहाँ पे लिखा। अब जॉइंट सी के लिए देखते हैं। जॉइंट सी के लिए जो रोटेशन फैक्टर हमने निकाला है, जॉइंट सी बी -0.286, जॉइंट सी बी, लेंथ सी बी के लिए तो वो यहाँ पे आएगा क्योंकि वो इस साइड में है, सी बी, तो -0.286। और यहाँ पे सी डी के लिए -0.214, सी डी के लिए तो वो अपन यहाँ पे लिखेंगे -0.214। और यहाँ पे -15, -53.88, 62.78, -30 और 30 जो मैंने लिखा है। तो ये हो गए हमारे फिक्स्ड मूवमेंट्स जो हमने सबसे पहले निकाले थे। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में -15, 15, -15, 15, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है ये वैल्यू कैसे आई, तो +15 और -53 + 88, इन दोनों का सम अगर अपन करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलती है -53.88 को अपन इसको एडिशन किया 15 से तो -38.88 मिल जाएगा। और यहाँ पे मतलब इन दोनों की एडिशन, मतलब ये जो बॉक्स है इन दोनों में अपन जो फिक्स्ड एंड्स लिखते हैं, फिक्स्ड एंड मूवमेंट जो लिखते हैं उनकी एडिशन, लेकिन एक ध्यान में रखना जो बाजू में होते हैं ना, जो सिर्फ लग की वैल्यूज होती है, सिर्फ उनकी ही एडिशन करनी है। तो उनकी अपन अगर एडिशन करेंगे तो हमें उसकी वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पे 62.78 प्लस -30, तो हमें इसकी वैल्यू मिली 32.78। अब यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा। और अब आप बोलेंगे कि ये क्या लिखा है, तो ये हमें जो मिलेगा, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप जो मैंने आपको बताया, ये हो गई हमारी थर्ड स्टेप। और ये जो है ये इटरेशंस की वैल्यू है जो हमने आगे के स्टेप्स में निकालना है, मतलब स्टेप 4 में। तो इटरेशन अपन निकालेंगे ऐसे, तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारी स्टेप 4 जो है वो हमें कानीज इटरेशन साइकिल बनाना पड़ता है। तो उसके लिए फॉर्मूला जो है वो है मोमेंट एट बी ए इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर मल्टीप्लाइड बाय
सबमिशन ऑफ मोमेंट एट जॉइंट प्लस सबमिशन ऑफ रोटेशन कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड मतलब दूर वाला एंड। तो हमारा इटरेशन नंबर 1 जो है वो मोमेंट है ए बी इक्वल्स टू रोटेशन फैक्टर जो हमने यहाँ पे निकाला था -0.214। अब यहाँ पे देखते हैं रोटेशन फैक्टर, ठीक है, रोटेशन फैक्टर -0.214 हमने यहाँ पे निकाला है, -0.214 ब्रैकेट में -38.88 मोमेंट एट जॉइंट। तो ये जो जॉइंट है उसकी यहाँ पे जो मूवमेंट आई है -38.88 वो हम यहाँ पे लिखेंगे -38.88 रोटेशन फैक्टर इनटू मल्टीप्लाइड बाय मूवमेंट एट जॉइंट प्लस रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड। अब फार एंड क्या है, तो जॉइंट हमारा बी जो है उससे फार एंड वाला, लेकिन अब पहला इटरेशन है तो अब यहाँ पे फार एंड का कंट्रीब्यूशन हमारा क्या आएगा, 0 आएगा, और यहाँ का क्या आएगा वो भी 0 आएगा क्योंकि हमारा पहला इटरेशन है और हमें अभी तक कोई वैल्यू मिली नहीं है, तो हमारा फार एंड कंट्रीब्यूशन क्या आएगा, 0। तो इसको बस सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेंगी मोमेंट बी सी इक्वल्स टू, अब मोमेंट हमारे पहले निकालेंगे बी ए और मोमेंट है बी सी, ठीक है। तो बी सी के लिए हम क्या लेंगे, रोटेशन फैक्टर मोमेंट एट बी ए। हमने पहला फॉर्मूला जो था वहाँ पे हमने ये वाला रोटेशन कंट्रीब्यूशन लिया, और अब हमारा दूसरा जो है वहाँ पे हम ये वाला लेंगे क्योंकि बी ए के लिए हमने ये रोटेशन कंट्रीब्यूशन लिया था, और बी सी के लिए हम ये रोटेशन कंट्रीब्यूशन लेंगे। तो -0.286 डिवाइडेड बाय सेम वैल्यू आएंगे क्योंकि मोमेंट एट जॉइंट तो सेम ही है, ठीक है। तो प्लस 0 क्योंकि यहाँ का 0 है और यहाँ पे अपन ने निकाला ही नहीं है तो वो भी 0 हो जाएगा। तो 0 इक्वल्स टू ये सॉल्व करने के बाद हमें ये वैल्यू मिलेगी। अब मोमेंट एट सी इक्वल्स टू -0.286। अब हम कंसिडर करेंगे सी जॉइंट, तो यहाँ पे मोमेंट एट सी बी निकालने वाले हैं हम, ठीक है, मोमेंट एट सी बी -0.286। अब हम सी और बी हमारा स्पैन शुरू है तो ये वाला कंट्रीब्यूशन लेंगे हम, -0.286 डिवाइडेड बाय मोमेंट एट जॉइंट। तो मोमेंट एट जॉइंट सी पॉइंट पे कौन सा मोमेंट एट जॉइंट है, ये है 32.78। तो 32.78 हमने यहाँ पे लिखा। और अब दूसरा क्या है, सबमिशन ऑफ रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड। तो रोटेशन कंट्रीब्यूशन हमारा फार एंड क्या हो गया, यहाँ पर अब हमारा ये शुरू है, सी पॉइंट शुरू है, तो यहाँ का रोटेशन कंट्रीब्यूशन जो हमने निकाला है वो फार एंड वाला ये हो गया, वो ये 11.11 जो हमने यहाँ पे ऊपर में ही निकाला है, ठीक है गाइस। मोमेंट है बी ए और बी सी, तो ये जो वैल्यूज आएंगे ना वो हम इसके नीचे लिख देंगे। देखो बी ए, तो बी ए का हम वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे पहला। बी सी का 11.11 आया तो वो हम वैल्यू अपन यहाँ पे लिख लेंगे 11.11। तो अब हमारा सी जॉइंट शुरू है, तो सी जॉइंट का जो क्या है, अब यहाँ की वैल्यू हमें मिल गई, सी जॉइंट पे हमारे हैं तो -0.286 मल्टीप्लाइड बाय 32.78 11.11, ये वाला रोटेशन कंट्रीब्यूशन हम लेंगे प्लस 0, यहाँ का तो 0 ही है तो क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है, तो ये हो गया हमारा ब्रैकेट क्लोज। इसका आंसर हमारा आया -12.55। तो ये वैल्यू हम इसकी यहाँ पे लिख लेंगे और हम अब मूव करेंगे सी डी पे। तो यहाँ पर हमारा रोटेशन कंट्रीब्यूशन क्या आया, -0.214। तो -0.214 यहाँ का मोमेंट एट जॉइंट 32.78 प्लस 11.11 सेम होगा यहाँ का क्योंकि फार एंड ये हो गया 11.11, राइट साइड का फार एंड हमारा ये हो गया, लेफ्ट साइड का आएगा 0। तो हमारे इसका आंसर हम सॉल्व करेंगे तो -9.39। तो इस तरह से हमें इटरेशन सॉल्व करना है। ये हो गया हमारा पहला इटरेशन। अब हम मूव ऑन करेंगे दूसरे इटरेशन पे। तो हमारा दूसरा जो इटरेशन है वो भी सेम है जैसा हमने पहला इटरेशन निकाला। देखिए मोमेंट एट ए बी
माइनस 0.214, ये हमारा रोटेशन फैक्टर हो गया, मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट एट ए जॉइंट जो हमने पहले निकाला था -38.88, यहाँ पे निकाला है, प्लस अब ये राइट वाला समझ लो और ये लेफ्ट वाला समझ लो, किसका, जॉइंट का। ये जो जॉइंट है इसका राइट वाला और इसका लेफ्ट वाला ऐसा अज्यूम करके चलो, तो राइट वाला तो हमेशा 0 ही रहेगा, और लेफ्ट वाला जो है वो हमने इसका फार एंड, ये है इसका लेफ्ट वाला मोमेंट एट ए जॉइंट। फॉर्मूला में क्या किया है, रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड मतलब दूर का एंड। तो यहाँ पे जो हमारा है इसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन क्या आया, इस भाग में इसका ये पास का हो गया और ये दूर का हो गया, तो -12.55। तो सेम वैल्यू हम यहाँ पे लेंगे -12.55, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर है 11। अब रोटेशन कंट्रीब्यूशन रोटेशन फैक्टर हमारा आया BC के लिए -0.286, सेम वैल्यू नीचे आएंगे क्योंकि एक ही जॉइंट पे है, और 15.55 क्योंकि BC के लिए अब यहाँ पे हमारा जॉइंट जो है वो अपन B एज्यूम कर रहे हैं, तो B का फार एंड क्या हो गया, यहाँ पे B का फार एंड हो गया C का नीचे के ये पार्ट का -12.55, तो यहाँ पे भी नीचे में -12.55 आएगा। हमारा आंसर इससे सॉल्व करने के बाद 14.70 आता है। फिर पहले जॉइंट हमने B पे कंसीडर किया था, अब जॉइंट C पे कंसीडर करेंगे। तो जॉइंट हमारा C जो कहता है, जॉइंट C जो है, एक तो जॉइंट C पे क्या आएगा, मोमेंट एट CB और मोमेंट एट BC। तो मोमेंट एट CB का हमारा क्या वैल्यू होगा, CB के लिए हम रोटेशन फैक्टर ये लेंगे, रोटेशन फैक्टर मतलब क्या होगा, -0.286 प्लस मोमेंट एट ए जॉइंट 32.78 -0.286 मोमेंट एट ए जॉइंट 32.78 प्लस अब इसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन एट फार एंड। अब ये स्पैन है, इसका रोटेशन कंट्रीब्यूशन फार एंड मतलब क्या हो गया, ये पॉइंट और ये पॉइंट में ये दोनों कंसीडर किए, रोटेशन कंट्रीब्यूशन फार एंड इसका हो गया ये वाला। जैसे पहले इसमें 11.11 हुआ था, अब 14.70 हो गया क्योंकि हमने ये कंसीडर किया था, ये फाइंड आउट किया था, सॉरी। तो हमने ये वैल्यू लिखी, लेकिन इसका ये लेफ्ट वाला भाग हो गया और ये राइट वाला, सॉरी ये राइट वाला जो भाग हो गया वो 0 होगा, तो 0 आ गया। तो हमें इससे सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आई है वो है -13.57। मोमेंट एट CD सेम, हमारा जो रोटेशन कंट्रीब्यूशन आया -0.214 सेम, जॉइंट जो है वो आएगा 32.78 प्लस 14.70 जो हमने यहाँ पे निकाला था 14.70, ये लेफ्ट वाला हो गया, राइट वाला तो 0 होगा क्योंकि ये फिक्स्ड एंड है, और उसका आंसर जो हमारा आया -10.6। तो इसकी और एक इजी टेक्निक है, तो उसमें कैसा है, सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हमारा ये इटरेशन हुआ, इसके वैल्यू तो सबसे पहले 0 आई, और इसमें हमारा ये वाला जो BC का सेकंड वाली वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे पुट करते हैं दोनों इटरेशन में। यहाँ पे ये दोनों की जोड़ी समझ लो 38.8 और 32.78। तो ये एक अलग होगा क्योंकि हमने यहाँ पे इस जॉइंट को समझा था और यहाँ पे अलग जॉइंट आ सब है, ये जॉइंट B है और ये जॉइंट C है। जॉइंट इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये जो वैल्यू आई -12.55, तो ये हम दूसरे इटरेशन में स्टार्टिंग में पुट करेंगे लेफ्ट साइड में, बस इजीली ये हो गया -12.55। तो इस तरह से बाकी के इटरेशन भी सॉल्व करना है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको करके दिखाया है। वैसे बेसिकली हमें 5 या फिर 6 इटरेशन सॉल्व करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आपको वैल्यूज मतलब मोस्टली थर्ड से वैल्यू सेम होने लगती है, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में, तो थर्ड और फोर्थ तक मैंने सॉल्व किया है क्योंकि हमें वैल्यूज में ज़्यादा डिफरेंस लगा नहीं है। 11.24 आया, ये फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला और फिफ्थ वाले इटरेशंस की वैल्यू है।
ये फर्स्ट वाली, सेकंड वाली, थर्ड वाली, फोर्थ वाली, फिफ्थ वाली। तो फिफ्थ वाले इटरेशन में और फोर्थ वाले इटरेशन में कोई डिफरेंस नहीं है। 11.24, 11.24, 11.26, 15.02, 15.02, -13.67, -13.67 सेम वैल्यूज आई है। तो इसके लिए हमने तभी भी मैंने आपको फिफ्थ इटरेशन तक निकल के दिखाई है वैल्यूज। तो अभी हमारी फोर्थ स्टेप हो गई। अभी हम मूव ऑन करते हैं अपने फिफ्थ स्टेप पे। तो हमारी फिफ्थ स्टेप जो होती है वो है फाइनल मूवमेंट। फाइनल मूवमेंट के लिए हमें एक टेबल बनाना पड़ता है ऐसा, जिसमें पहला हमारा कॉलम होता है FEM का, फिक्स्ड एंड मूवमेंट, जो हमारी स्टेप 1 थी जो हमने निकाला था। उसके बाद RC मतलब रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ नियर एंड, तीसरा रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ फार एंड, और फाइनल मूवमेंट ABCD। अब यहाँ पे A का कॉलम ऐसे निकलेगा, B के लिए हमने यहाँ पे B के लिए 2 वैल्यूज आई थी, C के लिए भी 2 वैल्यूज आई थी, और ये D वाला पोर्शन हो गया। तो D वाला तो 0 हो जाएगा, और B के लिए हमें यहाँ पे सेम 2 वैल्यूज है, C के लिए भी 2 वैल्यूज है। तो हमें ऐसा ही टेबल बनाना है, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स यहाँ पे FEM लिखा है। तो हमने शुरुआत में जो जितने भी फिक्स्ड एंड मूवमेंट्स निकाले हैं स्पैन AB, BC और CD के लिए, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। पहले हमारा क्या है, -15, 15, -15, 15, -53.88 BC का आया, और CB का 62.78, -53.88, 62.78, और हमारा CD का जो आया था और DC का आया था वो -30 और 30 आया था। और RC ऑफ नियर एंड, तो RC ऑफ नियर एंड की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, अब पॉइंट A जो है उसके लिए रोटेशन कंट्रीब्यूशन ऑफ नियर एंड क्या हो गया, 0 हो गया। तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। B के लिए रोटेशन कंट्रीब्यूशन क्या हो गया, BA के लिए, ठीक है, ये BA के लिए, ये इतना पोर्शन BA और AB का, इतना पोर्शन BC CB का, और इतना पोर्शन DC CD का। तो 11.24। और एक गाइस जो कि हमें फोर्थ या फिर फिफ्थ जो इटरेशन आता है, तो उसकी हमें लास्ट वैल्यू लेनी है जो हम लास्ट इटरेशन में निकालते हैं, ठीक है। तो लास्ट वैल्यू जो हम निकालते हैं हमें वही लेनी है। तो BA के लिए हमारी क्या वैल्यू आई, 11.24, ठीक है, 11.24 वैल्यू आई। BC के लिए B के पोर्शन में क्या वैल्यू आई, 15.02, 15.02, 13.67, 10.22, एंड में 0। ये रोटेशन कंट्रीब्यूशन नियर एंड मतलब जो भी पॉइंट है उसके पास का जो वैल्यू हुई वो। अब रोटेशन कंट्रीब्यूशन फॉर फार एंड मतलब दूर का एंड। तो अब स्पैन, अब यहाँ पे A और B दिया है, तो AB के लिए तो हम A के कॉलम में जो वैल्यू लिखने हैं वो A से दूर की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि फार एंड दिया हुआ है। तो A से दूर की वैल्यू हमारे क्या आई, ये A है, इससे दूर की वैल्यू इतने पोर्शन में ये आएंगी 11.24, और B की दूर वैल्यू इतने पोर्शन में क्या आएंगी, 0। ये कंसेप्ट है। और दूसरा कंसेप्ट ऐसा है कि सीधा कि RC ऑफ नियर एंड जो है उसको सीधा ये वैल्यू इधर लिख दो और ये वैल्यू इधर लिख दो, ये और एक बात है। और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ये इधर, सेम, मतलब ये आपको समझ गया। तो ये वैल्यू इधर लिख देनी है, ये वैल्यू इधर लिख देनी है। 15.32 इधर का इधर लिखना है, -13.67 इधर का इस साइड में लिखना है, ये इधर और ये इधर, ऐसा ही लिखना है। अब हमारी फोर्थ स्टेप जो है वो है फाइनल मूवमेंट। तो फाइनल मूवमेंट के लिए हमें एक फॉर्मूला दिया है जो कि है फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस RC ऑफ 2 इंटू RC ऑफ अ नियर एंड, मतलब ये वैल्यू प्लस 2 इंटू ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू यहाँ पे दिया है FEM मतलब फिक्स्ड एंड मूवमेंट प्लस 2 इंटू RC ऑफ नियर एंड, 2 इंटू RC ऑफ नियर एंड प्लस RC ऑफ अ फार एंड, RC ऑफ अ फार एंड। तो यहाँ पे -15 इंटू 2 प्लस 0 प्लस 11.26 मतलब -15 प्लस
11.24 अपन करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगी 15 प्लस 2 इंटू 11.24। अगर हमने ये किया तो ये तो ज़ीरो ही है, तो 37.35 आया। तो यहाँ पे हमारा 37.5 है, यहाँ पे माइनस 37.5 है। और गाइस एक बात ध्यान में रखना कि ये जो हमारी वैल्यूज आती है इन दोनों का सम 0 होना चाहिए, तो आपका आंसर करेक्ट है। जॉइंट सी पे यही वैल्यू, यही फॉर्मूला यूज करके और ये वैल्यूज पुट करके, मतलब क्या है 62.78 इंटू 62.78 प्लस 2 इंटू माइनस 13.67 प्लस 15.02, हमारा आंसर आया 50.4। सेम फॉर्मूला यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा माइनस 50.4। तो सेम जैसा यहाँ पे है वैसा ही यहाँ पे, इन दोनों का सम हमारा आना चाहिए 0, तो हमारा आंसर करेक्ट है।